देश में आज चौथे चरण के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। आज जो चुनाव हुए वो 96 सीटों पर हुए। 10 राज्यों की ये 96 सीटें शामिल थी। इसमें आंध्र प्रदेश में आज मुकम्मल हो चुके हैं। पूरी तमाम सीटों पर चुनाव हो गए। तेलंगाना की सभी सीटों पर चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीटें, 8 सीटों पर। वहीं बिहार में 5 सीटों पर ये चुनाव हुए। झारखंड और उड़ीसा की 4 सीटों पर चुनाव हुए। जम्मू एंड कश्मीर की 1 सीट पर ये चुनाव हुए हैं। कुल मिलाकर के आज तक ये 4 फेज़ में 378 सीटों का मतदान हो चुका है। बाकी अभी 3 चरण और बाकी हैं जिसमें चुनाव होंगे। आज भी औसतन जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कम हुआ पिछली बार की तरफ। पहले के तीनों चरण में परसेंटेज ऑफ वोट जो है कम हुआ था। इस बार भी कम होने की खबरें अभी तक मिल रही हैं। आगे चल के अगर चुनाव आयोग उसको घटा बढ़ा देता है तो वो मुमकिन है, क्योंकि पिछले 3 बार के 3 फेज़ के जो इलेक्शन हुए हैं, हर बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डाटा देने में बहुत देरी की है। पहली बार में 11 दिन बाद डाटा उन्होंने जारी किया। ये बताया 11 दिन बाद कितने प्रतिशत वोट डले हैं, और जो वोटों की जानकारी थी वो फिर 3 से 5% बढ़ा करके बताई गई। इसी तरह से सेकंड फेज़ के इलेक्शन थे, उसमें भी 4 दिन के बाद जानकारियाँ दी गई। थर्ड फेज़ के इलेक्शन की जानकारियाँ भी 4 दिन के बाद दी गई हैं। चौथे फेज़ में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बता दें कि आंध्र प्रदेश में 68.2% वोट डाले गए, बिहार में 55.92, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत कम हुआ है 36.88। बता दें जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। झारखंड की यह 63.88% है जो जानकारी है। मध्य प्रदेश में 69.0%, महाराष्ट्र में 52.93, उड़ीसा में 64.23, तेलंगाना में 61.56, उत्तर प्रदेश में 58% और पश्चिम बंगाल में 76% वोट डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, और ये जो 13 सीटें उत्तर प्रदेश की वो कन्नौज है, इटावा है, फर्रुखाबाद, हरदोई, अकबरपुर, खीरी लखीमपुर, बहराइच, शाहजहाँपुर, उन्नाव, धरौरा, मिश्रिख, कानपुर और सीतापुर। इन 13 सीटों पर वोट डाले गए हैं। चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि ये शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। कोई बड़ी घटना इसमें देखने को नहीं मिली है अभी तक 4 फेज़ में, मगर उत्तर प्रदेश में कई सारी खबरें ईवीएम को लेकर के आई, जहां लोगों ने शिकायत की कि हमने वोट दिया समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर, और जो पर्ची सामने आई वीवीपैट में वो पर्ची थी कमल के फूल की। वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर, लोग वहां पर बता रहे हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए, देखना चाहिए कि सही बात क्या है। दूसरे कई जगहों पर बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तरह के आरोप लगे कि लोगों को वोट डालने से रोका गया हो, परसेंटेज ऑफ वोट कम हो, इसके लिए धीमा मतदान कराया गया, या चुनाव आयोग के जो कर्मचारी थे उन्होंने वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगवाने के लिए वक्त दिया, मगर पोलिंग स्लो रखी ताकि वोट कम डले। अच्छा, अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो देख रही हैं, उस पर उनकी तरफ से क्या होगा या ये देखा जाएगा आगे। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने। आज उत्तर प्रदेश की जो सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी को काफ़ी एज हासिल है। बता दें कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, अकबरपुर ये ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते में आप गिन सकते हैं इसमें से।
वहीं उन्नाव, बहराइच, लखीमपुर, शाहजहाँपुर यहाँ पे मुकाबला रहेगा। अच्छा फाइट दोनों इंडिया और एनडीए गठबंधन में देखने को मिल सकता है। 4 सीटों पर बीजेपी को भी एज हासिल है, धरौरा, मिश्रिख, कानपुर और सीतापुर में। तो 13 में से आप मान के चलें आधे से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन या आसानी के साथ जीतता हुआ नज़र आ रहा है। जो अभी तक जानकारियाँ हैं पहले 3 फेज़ की, उसमें इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़त बनाए हुए है। एक जानकारी जो मीडिया पर मौजूद है वो ये है कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है सरकार को, जिसमें बताया गया है कि 190 सीटें एनडीए गठबंधन को आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक मिलने की उम्मीद है। ये हम कंफर्म आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली किसी तरह का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन मीडिया में ये जानकारी मौजूद है। इसमें कहा गया है कि 190 सीटें आईबी के तरफ से बताई गई हैं कि एनडीए गठबंधन को मिलने वाली है, अकेले बीजेपी को नहीं, एनडीए गठबंधन को। अब अभी तक जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, आरएसएस प्रायोजित मीडिया को छोड़ करके, वो ये सब मानते हैं कि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत के साथ चुनाव में जीत हासिल करने जा रहा है। 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि वो साफ सुथरे नतीजे हों, किसी तरह की उनमें गड़बड़ी न हो, ये भी देखा जाएगा। क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक रोल रहा है वो बहुत ही ख़राब रहा है। चुनाव आयोग ने एक भी शिकायत दर्ज नहीं की ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एनडीए गठबंधन के, जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे, जिन्होंने नफ़रत फैलाने की बातें की हैं, जिन्होंने सांप्रदायिकता की बातें की हैं। किसी के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग नज़र नहीं आया है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से जो डाटा जारी किया जा रहा है और उसमें इतना वक्त लग रहा है, और वो वक्त लगने के साथ साथ जो डाटा में फ़र्क देखने को मिल रहा है, इनिशियल में जो डाटा बताया जाता है वो फाइनल में 4 दिन के बाद या 11 दिन के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो बताया जाता है वो 3 से 5% बढ़ जाता है। तो ये डाटा कैसे बढ़ जाता है 5% तक? क्या इसके ज़रिए किसी को मदद करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर, ईवीएम के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है। आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता बड़ी संख्या में, अगर पोल इसी बात का कराया जाए कि आप ईवीएम से वोट देना पसंद करेंगे या नहीं, तो मालूम हो जाएगा कि 99% के करीब लोग वो पक्ष क्यों विपक्ष क्यों मना कर देंगे कि हम ईवीएम से वोट नहीं चाहते हैं। फिर दूसरा सवाल उनसे पूछा जाए कि क्या ईवीएम से आप संतुष्ट हैं, ईवीएम से गड़बड़ी नहीं होती है? तो वो कहेंगे बिल्कुल कि गड़बड़ी होती है। तो ईवीएम और चुनाव आयोग का जो रोल है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो ये तमाम चीज़ें इस्टेब्लिश करेंगे, बता देंगे कि कहाँ पर कौन कौन किस को फेवर कर रहा है। सुप्रिया सुले जो शरद पवार साहब की बेटी हैं, उन्होंने आज एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि 45 मिनट तक जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे हुए थे वहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है बारामती महाराष्ट्र की सीट को लेकर के। तो ये चीज़ें फिक्र पैदा करने वाली हैं और चुनाव आयोग के ऊपर सीधे सीधे उंगली उठाती हैं कि ये हो क्या रहा है। चुनाव आयोग ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से बातें की थी, उम्मीद थी कि शायद एक अच्छे चुनाव, पारदर्शी चुनाव, निष्पक्ष चुनाव देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान पहले ही चरण से शुरू लगने लगे हैं।
चुनाव आयोग को प्रेस वार्ता करके ये बताना चाहिए था, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि उनकी तरफ से 11 दिन फर्स्ट फेज़ के डाटा जारी करने में क्यों लगे, सेकंड फेज़ के डाटा जारी करने में 4 दिन क्यों लगे और थर्ड फेज़ के डाटा जारी करने में 4 दिन क्यों लगे उनको, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपके पास मौजूद है। उसका डाटा तो इलेक्शन के तत्काल बाद 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आप जमा कर सकते हो, बता सकते हैं कितना फ़ीसद वोट डला है। पोस्टल बैलेट पेपर का आपके पास पहले से डाटा आ जाता है, तो सबको ऐड करके आप एक साथ में बता सकते हैं। लेकिन ये जो वक्त लग रहा है और फिर परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ जा रहा है, वो आखिर उसकी वजह क्या है, तो इस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए था चुनाव आयोग की तरफ से। अफसोस कर सकते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं एक और शंका पैदा होती है या सवाल पैदा होता है जहनों में कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सत्ता से बाहर हो जाएगा, तब क्या प्रधानमंत्री मोदी राजी खुशी के साथ अपने पद से अलग हो जाएंगे? क्योंकि इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और अलग अलग तरह के लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं, तो उस पर ज़रूरी है कि सोचा जाए और वह क्या क्या कर सकते हैं कि उनके हाथ से हुकूमत न जाए। करने के लिए अभी उनके पास, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, बहुत कुछ है। जब तक उनके पास जो देश की संस्थाएं हैं जिन पर कब्जा है, तो उनके पास ताकत है। चुनाव के नतीजों को रोका जा सकता है, जो नतीजे आएंगे उनको मानने से इनकार किया जा सकता है। कोई ऑर्डिनेंस वगैरह बहुत मुमकिन है, कोई पावर इस तरह की हो जो वो ला सकें। तो ये एक गंभीर सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव हार जाएंगे तब वो क्या करेंगे? सत्ता छोड़ देंगे आसानी के साथ, या सत्ता में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ और कुछ आगे भी जैसे इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन। उम्मीद ये है कि विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो भी इस पर विचार कर रही होंगी, और वो विचार इस पर भी कर रहे होंगे कि 4 तारीख को जब गिनती होगी तो वहाँ निष्पक्ष काउंटिंग कैसे हो। उनके अपने कैडर इसके लिए सक्रिय करा दिए गए होंगे। ईवीएम लोग आकर के बता रहे हैं वोट डालने के बाद कि हम वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के साइकिल के निशान पर, और सामने पर्ची हमको नज़र आ रही है वो कमल की आ रही है। और इलेक्शन कमीशन मना कर देता है कि हम इस तरह की कोई गड़बड़ उसमें वो नहीं हो सकती है। अब जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को सच माना जाए या इलेक्शन कमीशन की बात को सच माना जाए? इलेक्शन कमीशन ने कभी भी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दिया है। जिन लोगों ने भी चैलेंज किया ईवीएम को लेकर के, उनके सपोर्ट ईवीएम मशीनें नहीं की गई कि वो ये दिखा सकें कि हाँ साहब इसमें कोई गड़बड़ी की जा सकती है। तो अभी तो यही मान के चला जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। या तो इलेक्शन कमीशन एक्सपर्ट्स के सामने डेमो देता, लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए था उसका, पूरे देश को देखने को मिलता कि ये ईवीएम मशीन है और इसमें देखें ये सब जानकार लोग हैं और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं यहाँ पर, उनके सामने सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अब अगर ईवीएम के ज़रिए चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की को किया गया तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। जो इंडिया गठबंधन अभी माना जा रहा है कि वो बहुत बड़ी एज, उसको बहुत आगे उसने लीड ले ली है, उसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा सकती हैं, की जाएंगी।
लीगल और इलीगल हर तरह की कोशिशें उसमें होंगी। वोटिंग कम हो रही है, कम प्रतिशत में मतदान होने का सीधा सीधा ये कि जनता परेशान है, ऊब चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो उसमें अब किसी चुनाव को लेकर के किसी तरह का कोई ऊर्जा नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो गारंटियाँ दी जाती हैं वो उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। तो वो कुछ भी नहीं बता रहे जनता को कि हम चुनाव जीत करके आएंगे थर्ड टर्म में, तो हम करेंगे क्या। पहली बार तो आपने कहा था 2014 में आप पूरा एजेंडा लेकर के आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 200 स्मार्ट सिटी बसाएंगे, 15-15 लाख रुपए ऐसे ही घरों पे सबके खाते में आ जाएंगे, और भी तमाम तरह की बातें और वादे थे। लोगों को लगा कि हाँ ये बड़ी अच्छी बातें हैं और 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, चलें वोट दे दें। सेकेंड टर्म में आपने पुलवामा के ऊपर लोगों से वोट मांगे कि अपना पहला वोट देश के लिए दें, देश के जवानों के लिए दें, जो शहीद हुए उनके नाम पर दें, और भारत को आगे ले जाना है, भारत को तरक्की की तरफ लेके जाना है, इसके लिए आप मुझे वोट दें। अब की से प्रधानमंत्री मोदी कोई भी बात लेकर के नहीं आए। उनके जो बयान हैं, जो वो भाषण देते हैं, तो वो उड़ता हुआ तीर पकड़ते हैं। कभी सैम पेट्रोडा ने कुछ कह दिया, अगले दिन की भाषण में उसको शामिल कर दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया उसको भाषण में शामिल कर दिया। मंगलसूत्र, मछली और भैंस, बकरी, पता नहीं क्या क्या कहाँ की बातें अनशन की जा रही है। लोग, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो इससे नाखुश है। आरएसएस के अंदर किसी तरह का कोई इसको लेकर के सरगर्मियाँ नहीं है। देखने को कुछ इस तरह का भी है कि बीजेपी के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी का विरोध है। अब जो उम्मीदवार हैं वो डर रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हमारे यहाँ न लग जाए, वो आएंगे तो पता नहीं क्या बोल के जाएंगे। तो बीजेपी के नेता उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सभा हो। बंगाल के लेकर के कोई अच्छी खबर नहीं है। तो जो नतीजे आने वाले हैं वो सबके सामने आ चुके हैं और 4 तारीख में आ ही जाएंगे। पर क्या प्रधानमंत्री मोदी हार स्वीकार करेंगे, पद से इस्तीफा देंगे, पद छोड़ करके वो, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं तो फ़कीर आदमी झोला लेकर के चला जाऊंगा, तो क्या वो झोला लेकर के हिमालय की तरफ जाएंगे? क्या करेंगे 4 तारीख के बाद? आप भी सोचें, किसी की समझ में आए क्या करेंगे वो तो नीचे कमेंट में बता सकता है, ताकि हम उस पर अगली कोई बात करना हो तो उसको शामिल करें और बताएं लोगों को कि साहब प्रधानमंत्री 4 तारीख के बाद क्या करने वाले हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भारत के पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने 5 साल के अंदर कोई भी विदेशी यात्रा नहीं की है। रक्षा मंत्री चुनाव में मौजूद हैं, उनके भी कार्यक्रम कभी कभी होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्पेशल अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस में है। यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी में जिनका बहुत अच्छा मामला है, उनको भी सही तरीके से इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया गया है। शायद डर रहा होगा कि योगी महाराज कहीं आगे न निकल जाएं, क्योंकि आने वाला जो बीजेपी में बड़ा लीडर है वो योगी आदित्यनाथ हैं। उनका शासन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से या कुछ बातों को लेकर के उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, आपत्ति की जा सकती है, लेकिन योगी के ऊपर सब ये समझते हैं, जानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है।
परिवारवादी नहीं है। आज भी जैसा जानकारियाँ हैं, योगी आदित्यनाथ की बहन छोटा सा अपना दुकान चलाती हैं और योगी महाराज कभी नहीं कहते कि मेरे परिवार के लोग किस हाल में जी रहे हैं। वो चाहते तो चोरी छिपे भी मदद करवा सकते थे किसी से भी अपने परिवार की। तो योगी का जो पॉपुलैरिटी है उसको देख करके भी शायद दिल्ली की जो बीजेपी है उसमें डर है, वरना योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव में जितना उनको इस्तेमाल किया रहा उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले कद के वो लीडर हैं। उनकी और ज़्यादा सभाएं, रोड शो, कार्यक्रम होने चाहिए थे, मगर ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। दिल्ली की जो बीजेपी है उसको उत्तर प्रदेश के जो लीडर हैं पता नहीं पसंद है या नहीं है। जनता में इस बार बीजेपी को लेकर किसी तरह का कोई पहले जैसा क्रेज नहीं है और उसी की वजह से जो वोटों के प्रतिशत में कमी आ रही है वो देखने को भी मिल रही है। आप लोग इंतजार करें 4 तारीख का, अभी 3 फेज के इलेक्शन बाकी हैं। तकरीबन बीजेपी का चुनाव आज यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ पर उनका चुनाव नहीं बचा है, सिर्फ बिहार की कुछ सीटें बची हैं और महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। बिहार में पिछली बार से इस बार तमाम चीज़ें अलग हैं। वेस्ट बंगाल में जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर बीजेपी पिछली बार 18 जीती थी, इस बार डबल डिजिट में नहीं पहुँच रही है। तो आईबी की जो रिपोर्ट की खबरें मीडिया में मौजूद हैं, बहुत मुमकिन है वो नतीजे कुछ इसी तरह के रहें कि एनडीए जो गठबंधन है वो तकरीबन 160 और 170 सीटों तक पहुंच सके। अपने दम पर बीजेपी 110 तक पहुंचने की उम्मीद रहेगी, माना जाता है इतनी सीटें हासिल कर सकती है। बाकी पूरी जानकारी हम 1 तारीख को जब ये चुनाव ख़त्म होंगे, 1 तारीख की शाम को आपको डिटेल में किस सीट पर हर राज्य की हर सीट का ब्यौरा आपको देंगे और क्या नतीजे रहने वाले होंगे वो आप देखिएगा ज़रूर। और उम्मीद ये रखें कि टीसी जंग की तरफ से जो वो रिपोर्ट पेश की जाएगी वो बहुत ही सही साबित होगी और अनुमानित जो नतीजे आएंगे 4 तारीख को वो लगभग वैसे ही होंगे जैसा हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने आज रायबरेली में सभा की, उन्होंने कहा जल्दी ही वो शादी कर लेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी एक स्पोर्ट्समैन है, उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। आप सोचें कभी वैसे ही खाली वक्त में कि आपसे कोई कहे कि आपको 4000 किलोमीटर पैदल चलना है, तब आपका क्या जवाब होगा। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, फिर 6500 किलोमीटर की यात्रा की। वो आदमी 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। एक जानकारी और दे दें कि राहुल गांधी का जो पंच है, ये जो मुक्का कहलाता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो 8 डिग्री तक, ब्लैक बेल्ट से भी ऊपर 8 डिग्री होती है मार्शल आर्ट्स में, वो हासिल किए हुए हैं। उनका पंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। जानकार कहते हैं कि अगर वो एक पंच 4 इंच मोटी जो दीवार होती है उसमें मार दें तो दीवार टूट जाएगी। सीमेंट की दीवार में अगर वो मुक्का मार दें तो वो दीवार टूट जाएगी। एक ताकतवर शख्स है और वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, देश और दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं। जिस तरह से उन्होंने कमाल किया है वो हैरान करने वाला भी है और देश की जनता के लिए अच्छा है कि एक शानदार लीडर देश के पास मौजूद है जो देश को नेतृत्व देगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीजिंग न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।